हाय बच्चों, मैं कृष्णानु शुक्ल, श्रीमती इंदिरा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज, पटेल नगर, अकोढ़ा। आज सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत बच्चों हमने अभी इतिहास के 2 चैप्टर और नागरिक शास्त्र के 2 चैप्टर देखे। आज ज्योग्राफी में हम अपना पहला चैप्टर देखेंगे और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारा जो पहला चैप्टर है अध्याय 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो आज सर्वप्रथम हम समझेंगे कि यह संसाधन क्या है। संसाधन का सामान्य सी परिभाषा है बच्चों, याद करिए, इसको नोट बनाइएगा कि संसाधन की सामान्य सी परिभाषा बच्चों यह है कि प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, संसाधन कहलाता है। ये जो है संसाधन की सामान्य डेफिनेशन है, इसको आप याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त होती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, उसे संसाधन कहते हैं। तो संसाधनों का वर्गीकरण में देखिए बच्चों, तो संसाधन का वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से किया गया है आपके चैप्टर में। तो पहला जो संसाधन का वर्गीकरण है वह है उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार, दूसरा है समाप्यता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर, और आपका चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। तो ये 4 प्रकार के जो है वर्गीकरण आपके इस चैप्टर में मिलते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं कि संसाधनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किस आधार पर और किन कारणों से किया गया है। इसका विश्लेषण हम निम्न टॉपिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो पहला बच्चों आपके सामने है उत्पत्ति के आधार पर। तो देखिए, संसाधनों का जो उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया गया है वह 2 प्रकार किया गया है बच्चों। पहला जैव और दूसरा है अजैव। याद करिए, जैव जैसा कि शब्द से ही ज्ञात है आपको, जैव संसाधन का मतलब जिसमें जीवन पाया जाता हो, यानी मनुष्य, जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे, यानी जिसमें जीवन पाया जाता है वह, जैसे मनुष्य और सभी प्रकार के जीव जंतु जो है वो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी मनुष्य भी एक संसाधन है, और हम जब एक प्रशिक्षित व्यक्ति में तब्दील हो जाता है तो वही मनुष्य जो है एक सकारात्मक संसाधन यानी उपयोगी नागरिक के रूप में राष्ट्र के काम आता है। तो मनुष्य भी, याद रखिएगा बच्चों, राष्ट्र के लिए एक संसाधन की तरह काम करता है। तो उत्पत्ति के आधार में पहला था जैव संसाधन, यानी सभी जीव जंतु इसके अंतर्गत आते हैं, यानी जिसमें जीवन पाया जाता है वह जैव संसाधन है। दूसरा पॉइंट इसी में देखिएगा बच्चों, अजैव संसाधन, यानी जिसमें जीवन न पाया जाता हो। बिल्कुल सही सी परिभाषा है कि जिसमें जीवन न पाया जाता हो उसे अजैव संसाधन कहते हैं। और इसमें आता है वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, या फिर आप कह सकते हैं समुद्री ज्वार भाटा। तो ये सभी अजैव हैं जिसमें जीवन नहीं पाया जाता, फिर भी मनुष्य के ये काम में आते हैं। मनुष्य अपने सुख सुविधाओं की वृद्धि में इन संसाधनों का प्रयोग करता है। अब दूसरा हम देखते हैं समाप्यता के आधार पर, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद उनके जो प्रयोग करने की अवधि है वो कैसी है या कितनी है, इसके आधार पर। तो दूसरा पॉइंट है समाप्यता के आधार पर। तो समाप्यता के आधार पर भी 2 प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। पहला नवीकरणीय, जैसा कि शब्द से ही ज्ञात है। नवीकरणीय का मतलब है जिसको रिसाइकिल किया जा सके, जिसका पुनः सदुपयोग किया जा सके, रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण। जैसे अब आप उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, ऐसे संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से प्रयोग करने की संभावना रहती है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे वायु, जल, सूर्य का प्रकाश। अब आप इसको अब आगे हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से वायु का जो है आपके गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के भागों में तमाम अपार संभावनाएं हैं, यानी ये कभी समाप्त नहीं होंगे। चाहे आप सूर्य का प्रकाश देखिए, या वायु देखिए, या जल देखिए, ये ऐसे संसाधन हैं जो कि समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि समुद्र में अपार जल भरा हुआ है, वायु असीमित है, और सूर्य का प्रकाश। अब इसी में दूसरा देखिए अनवीकरणीय,
जिनका रिसाइकल नहीं हो सकता पुनः चक्रण करके, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, उसमें आता है जीवाश्म ईंधन। कौन कौन से? जैसे ईंधन, तेल यानी पेट्रोल, गैस, कोयला, इनका एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा से हम प्रयोग नहीं कर सकते। याद रखिए, अनवीकरणीय संसाधन बच्चों, जिनका एक बार प्रयोग हो जाने के बाद दोबारा से हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते, जीवाश्म ईंधन इसमें आते हैं, पेट्रोल, गैस, कोयला इत्यादि। अब ये 2 पॉइंट आपके समाप्त हुए। तीसरा पॉइंट है बच्चों स्वामित्व के आधार पर। याद रखिए, तीसरा पॉइंट है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर देखिए, पहला डिवाइडेशन जो होता है व्यक्तिगत आधार पर। व्यक्तिगत आधार पे क्या एग्जाम्पल होता है? जिसका व्यक्ति स्वयं मालिक होता है, जैसे कार व्यक्ति की निजी संपत्ति है, और जैसे घर और भूमि और जायदाद संबंधी संपत्तियां व्यक्ति की निजी संपत्तियां है। इसलिए स्वामित्व के आधार पर, जैसे आपका घर है तो वह, या आपकी गाड़ी है, आपका पुस्तक है, तो वह आपकी निजी संपत्ति है, और उस संसाधन का उपयोग केवल आप करेंगे या आप अपनी इच्छा से दूसरे को प्रयोग करने को देंगे, लेकिन जो उस पर मालिकाना हक होगा बच्चों, वह केवल उस स्वामित्व, उस संसाधन के स्वामित्व को धारण करने वाला ही उसका प्रयोग कर सकता है। दूसरा इसमें आता है सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब जिस पर उस समाज या उस समूह के सभी वर्ग के लोगों का एकाधिकार हो। जैसे इसमें स्कूल, जैसे आपका स्कूल है, इसमें हर जाति, वर्ग तथा क्षेत्र के बच्चों को समान रूप से उस विद्यालय में पढ़ने और विद्या को अध्ययन करने का अधिकार होता है। दूसरा पॉइंट अस्पताल में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से चिकित्सा उपलब्ध होती है, क्योंकि इस पर समुदाय का समान अधिकार होता है। बस स्टैंड यानी ऐसे सार्वजनिक प्लेस जहां पर पूरे समुदाय को समुदाय का नागरिक यानी समाज का नागरिक होने के नाते प्राप्त होता है। तीसरा है राष्ट्रीय स्वामित्व के आधार पर। तो देखिए, राष्ट्रीय में सड़कें, रेल, नहरें, खनिज, ये राष्ट्र की संपदा होती है, इस पर राष्ट्र का एकाधिकार होता है। चौथा है अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय बच्चों, जैसे महासागर व आकाशीय वायुमार्ग, इसका कोई एक राष्ट्र प्रयोग नहीं करता, बल्कि दुनिया के सभी राष्ट्र प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, महासागर जो कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन है, मगर महासागरों के लिए बच्चों एक नियम है कि 200 किलोमीटर, जैसे आपके मुंबई में बंबई जो हाई में जो पेट्रोल या जो वहां पे तेल निकला बॉम्बे हाई में, तो उस पर अगर 200 वर्ग किलोमीटर के अंदर पड़ता है कोई संसाधन, तो वह उस देश का ही अधिकार होता है। लेकिन अगर 200 के बाहर हुआ तो अंतरराष्ट्रीय हो गया, यानी वहां पर आवागमन करने, व्यापार करने का सबका एकाधिकार होता है। अब चौथा देखिए बच्चों, विकास के स्तर के आधार पर। तो विकास के स्तर के आधार पर पहला है, देखिए कि 4 प्रकार होते हैं। पहला है संभावी के आधार पर, यानी संभाव्यता के आधार पर, यानी किसी संसाधन की कितनी संभावना है। संभाव्यता के आधार में पहला, जैसे पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, जैसा कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही बता दिया आपको कि आपके गुजरात राज्य में पवन से जो है ऊर्जा प्राप्त करने की अपार संभावनाएं हैं। समुद्र के किनारे जो तेज हवाएं चलती हैं, उससे अपार जो है भारत के पास संभावनाएं हैं। यद्यपि भारत ने उसका प्रयोग अभी पूरी तरह से करना नहीं शुरू किया है। आपके राजस्थान के पश्चिमी भाग में इसकी अपार संभावनाएं हैं। इसी तरह से सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं, ऐसी ऊर्जा है जो कभी समाप्त नहीं हो सकती, इसको जितना चाहे आप बना सकते हैं, कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा विकसित, यानी जो विकसित ऊर्जा है, जैसे खाने और बांध, ये जैसे आपका मान लीजिए वो पन्ना खान है, या आप कह सकते हैं खेतड़ी राजस्थान, जहां से चांदी प्राप्त करते हैं, अगर उनको आप पहले से जो है एक संसाधन के रूप में विकसित कर चुके हैं, और बांध, आप नदियों के जल को एकत्रित करके बांध बनाकर, तो पहले से विकास कर यानी उस पर विकसित करके उसको संसाधन के रूप में परिवर्तित करते हैं, जिसका आवश्यकता अनुसार आप अपने विविध कामों में लेते हैं। तीसरा है भंडारण के आधार पर, यानी भंडार के आधार पर। तो जैसे
समुद्रों में अपार जल है जिसका पूरी दुनिया अगर मिलकर प्रयोग करे तो खत्म नहीं कर सकती। समुद्र में ज्वार भाटा आती जिसमें अपार ऊर्जा की संभावना रहती है और लोग प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है उसका सदुपयोग करते हैं। चौथा है संचित कोष, यानी कुछ संसाधन ऐसे हैं जो कि संचित रखे गए हैं, यानी उनको सुरक्षित संरक्षित रखा गया। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझेंगे तो समझ में आएगा, जैसे वनों में वन आरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर हर व्यक्ति को आवागमन या किसी प्रकार की एक्टिविटी यानी किसी प्रकार की गतिविधि के लिए रोक होती है। इसी तरह से बांध, इस पर किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता। अब आप समझिएगा संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का विकास मनुष्य के विकसित या समृद्ध जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। संसाधनों का प्रयोग अगर आप समझदारी के साथ करते हैं बच्चों, तो वह संसाधन आपके लिए लाभ का काम करता है। दूसरी बात आप ये समझिए बच्चों कि मनुष्य ने अंधानुकरण संसाधनों का दोहन किया है, जिसके कारण आज आप देखिए चाहे वह जो भूतापीय जो तापमान में वृद्धि हुई है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं आई है, वनों के अंधानुकरण से पर्यावरण प्रदूषित हुआ है तथा संसाधनों पर अमीर वर्ग के लोगों ने अधिकार कर लिया हो, समाज के अन्य वर्गों को जिसका कि उस संसाधन पर अधिकार नहीं हो पाया है वह गरीब हो गया हो। जैसे जंगलों में आदिवासियों की जो नक्सलवाद की समस्या है वह इन्हीं संसाधनों, यानी आप चाहे छत्तीसगढ़ देखिए, राजस्थान के कुछ भाग देखिए, या आप झारखंड देखिए, उड़ीसा पूर्वोत्तर में देखिए, नागालैंड में देखिए, जो आदिवासी सदियों से इन संसाधनों का प्रयोग करते आए हैं, जिन पर जंगलों पर अधिकार था, आज जब बाहरी लोगों द्वारा उनके जीवन में अतिक्रमण किया जाता है तो इसे वह अपने जीवन में दखल मानते हैं और यह संघर्ष की स्थिति होती है। इसलिए संसाधनों का उचित तथा शांतिपूर्ण जो है बंटवारा सभी वर्ग के लोगों को उपलब्ध होना चाहिए, तभी जो है मनुष्यता का कल्याण होगा और एक समृद्धि जो सतत आएगी वह सभी समाज के वर्गों को लाभान्वित करेगी। अब इसी तरह से एक हेडिंग है सतत आर्थिक विकास। तो देखिए सतत आर्थिक विकास बच्चों ये समझिए आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सतत आर्थिक विकास संसाधनों का जो समुचित और संरक्षित करते हुए विकास करना, सतत आर्थिक विकास ही आपको एक समृद्धि को ले जाएगा। इसकी स्पष्ट परिभाषा यह समझिए, सतत आर्थिक विकास का अर्थ बच्चों यह होता है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, याद रखिए बच्चों, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान में विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना एवं भविष्य की पीढ़ी के लिए भविष्य के पीढ़ी के हकों या अधिकारों का अतिक्रमण न करना, यानी उनके हक को ना छीनना आपका सतत आर्थिक विकास कहलाता है। जैसे आज देखिए जल की मात्रा धीरे धीरे चाहे महासागर हो चाहे गांव हो हर जगह घट रही है और लोग पहले कुएं से पानी निकालते थे तो कम पानी में अपना काम चला लेते थे, चाहे नहा लेते थे या अपना दैनिक जीवन में उपयोग करते थे। लेकिन जब से ये समरसेबल या तमाम आधुनिक मशीनें आई, लोग जल का अपव्यय करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, क्या सतत आर्थिक विकास का ये मॉडल है? नहीं। इससे आप आज तो उपयोग कर ले रहे हो लेकिन भविष्य के पीढ़ी के लिए जल को समाप्त कर रहे हो। इसलिए बच्चों याद रखना, उदाहरण के तौर पर परिभाषा फिर से, कि सतत आर्थिक विकास का मतलब हुआ कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए वर्तमान विकास के लक्ष्यों को पूर्ण करना, यानी उचित मात्रा में अपने संसाधनों का प्रयोग करना ताकि आप वर्तमान में अपने विकास के लक्ष्य को पूर्ण कर सके तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का अतिक्रमण न करना, यानी उनके अधिकारों की भी रक्षा करना सतत विकास कहलाता है। इसके नीचे भारत में मिट्टियों के प्रकार तथा भू संसाधन के विषय में और इस चैप्टर का कंक्लूजन नेक्स्ट अगले वीडियो में।